हेलो दोस्तों। वैसे जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन आते हैं। जानते हैं क्या है साइंस बिहाइंड एजिंग। ये परिवर्तन किस तरह आते हैं, क्यों हम बदल रहे हैं उम्र के साथ और क्या इसे रोका जा सकता है। जानते हैं कि उम्र के साथ हम में किस तरीके के परिवर्तन आते हैं। कुछ चेंजेस फिजिकल होते हैं जिसमें कोलाजन और इलास्टिन नाम के प्रोटीन का प्रोडक्शन हमारे शरीर में कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन लूज़ हो जाती है। इसके बाद मसल मास जो होता है वो भी हमारा लॉस होने लगता है, बोन की डेंसिटी कम होने लगती है, आँखों से कम नज़र आता है क्योंकि प्रिस्बायोपिया हो जाता है और हम में इंक्रीज रिस्क होता है कैटरेक्ट का यानी कि मोतियाबिंद का। आँखों में एक पार्ट होता है जिसे मैक्यूला कहा जाता है, इसमें भी डीजेनरेशन देखने को मिलता है। प्रिस्बाइकसिस यानी कि कानों में कम सुनाई देता है और इसके अलावा इनर ईयर जो होता है वो भी कमज़ोर हो जाता है। इसके बाद हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें काफ़ी स्टिफनेस देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आती है। न्यूट्रिएंट का अब्जॉर्प्शन हमारे शरीर में कम हो जाता है और लंग की इलास्टिसिटी कम होती है, जिसकी वजह से वो कम एयर को पोजेस कर पाता है और इसकी स्ट्रेंथ भी कम होती है। कुछ चेंजेस फिजियोलॉजिकल होते हैं जिसमें हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम जितना कैलोरी इंटेक करते हैं उतना हमारी मेटाबॉलिक रेट न होने की वजह से वेट गेन होने लगता है। हमारे हार्मोन का प्रोडक्शन भी धीरे धीरे कम होता है, जैसे एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन, जिसकी वजह से महिलाओं में मेनोपॉज होता है और ज़्यादातर दोनों ही जेंडर में हमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कम देखने को मिलते हैं। फिर इम्यून फंक्शन भी रिड्यूस हो जाता है। जो ज़्यादातर ओल्डर एडल्ट्स होते हैं इम्यून सिस्टम के कमज़ोर होने की वजह से इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं। स्लीप पैटर्न में गड़बड़ी देखने को मिलती है, इसीलिए नींद कम आने लगती है। इसके बाद हमें कुछ कॉग्निटिव चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म मेमोरी का डिक्लाइन हो जाना और किसी भी चीज़ को, किसी भी मैटर को हम उतने स्पीडली प्रोसेस नहीं कर पाते दिमाग में। मल्टीटास्किंग नहीं हो पाते, हम में मल्टीटास्किंग की कैपेबिलिटी भी कम होने लगती है। आपने भी ये नोटिस किया होगा कि पहले की उम्र में हम ज़्यादा मल्टीटास्किंग हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जा रही है वैसे हम में कई सारे टास्क एक साथ करने पर हमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। फिर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी हमारी धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगती है। आइए जानते हैं इसके पीछे किस तरीके की सेल्यूलर मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती हैं। एक्चुअली में हमारी सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारे डीएनए में स्टोर होती है, लेकिन ये डीएनए हर वक्त रेडिएशन, टॉक्सिन, मेटाबॉलिक इफेक्ट, म्यूटेशन और लैक ऑफ रिपेयर के इन्फ्लुएंस में होता है। यानी कि रेडिएशन, टॉक्सिन, मेटाबॉलिक इफेक्ट और म्यूटेशन इन डीएनए के कुछ पार्ट को ख़राब कर जाते हैं और क्योंकि इनका रिपेयर प्रॉपरली नहीं हो पाता, इस वजह से भी एजिंग प्रोग्रेस करती है। दूसरा, टीलोमियर शॉर्टनिंग। जब भी हमारे सेल में डिवीजन होता है उससे पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और हर डीएनए के रेप्लिकेशन में क्रोमोसोम के जो एंड के सिरे होते हैं जिनको हम टीलोमियर कहते हैं, ये हर सेल डिवीजन में शॉर्ट होता जाता है। एक समय ऐसा भी आता है जब टीलोमियर शॉर्टनिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि सेल का डिवीजन खत्म हो जाता है, यानी कि इसके बाद सेल का डिवीजन होगा ही नहीं। तो जो अनडिवाइडेड सेल्स होती हैं ये एज करने लगती है और जिसकी वजह से भी एजिंग होती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन भी हम में देखने को मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली ऐसा सेल का हिस्सा है जो कि पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। जब भी इनमें कोई डिसफंक्शन होता है तो एनर्जी का प्रोडक्शन कम होने लगता है और क्योंकि एनर्जी का प्रोडक्शन कम होता है इस वजह से भी मेटाबॉलिक प्रोसेस बहुत धीमी पड़ जाती है और इस वजह से भी एजिंग होती है। सेलुलर सेनेसेंस। अब जब सेल डिवाइड करना बंद कर देती है तो ऐसी सेल्स में मेटाबॉलिक रिएक्शंस तो चलते ही रहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उनमें इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होने लगते हैं और सेल को डैमेज करने लगते हैं, जैसे फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन। जब भी सेल डिवाइड नहीं करती, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, तो ऐसे समय पे बहुत सारे फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं जो सेल के कई हिस्सों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा कर देते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने की वजह से सेल में प्रोटीन, लिपिड्स जैसे बायोमॉलिक्यूल्स डिग्रेड होने लगते हैं। इसके बाद
इन्फ्लेमेशन भी एजिंग का एक रीज़न है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारा इम्यून सिस्टम में डिसरेगुलेशन देखने को मिलता है, यानी कि उन जगहों पर भी इम्यून रिएक्शंस होने लगते हैं जहां पर नहीं होने चाहिए, जिसकी वजह से सेल्फ टिश्यू डैमेज होता है, ऑटो इम्यूनिटी इंड्यूस होती है और एज रिलेटेड डिजीज़ देखने को मिलती है। देखते हैं कि हम किस तरीके से एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। वैसे एजिंग को रोका नहीं जा सकता, ये एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, लेकिन इसे स्लो डाउन करने के लिए कुछ चीज़ें की जा सकती हैं, जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं। यदि फूड में हम एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स लें, जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, तो ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करती हैं और फ्री रेडिकल जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होती हैं जिनमें फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं, इन फ्री रेडिकल को ये एंटीऑक्सीडेंट क्वेंच कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये सेल में डैमेज कम पहुंचाती हैं। रेगुलर एक्सरसाइज की जा सकती है। फिजिकल एक्टिविटी, एरोबिक एक्सरसाइज और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से भी हमारी मसल्स में वेयरिंग और टीयरिंग चलती रहती है, जिससे पुरानी मसल्स टूटती हैं और नई मसल्स डेवलप होती हैं, जिसकी वजह से भी एक यूथफुलनेस जनरेट होता है। फिर एडिक्वेट स्लीप ली जानी चाहिए। एडिक्वेट स्लीप और 7 से 9 घंटे की जो नींद होती है उससे भी हमें रिजुविनेशन जैसा फील होता है, हम कन्फ्यूजन की स्थिति में नहीं आते और हमारा कॉग्निटिव फंक्शन प्रॉपरली बना रहता है। फिर हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट करने की वजह से भी हम एजिंग के जो इफ़ेक्ट्स है उसे कम कर सकते हैं, जैसे मेडिटेशन करना, योगा करना और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना। इसके बाद सोशल कनेक्शंस भी ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों में सोशल कनेक्शंस अच्छे होते हैं उन लोगों में भी यूथफुलनेस ज़्यादा होती है। कुछ समय पहले गुजरात में एक इवेंट हुआ था जिसमें कि जो बूढ़े लोग होते थे वो लोग लिव इन रिलेशनशिप्स में रहने लगते थे। जब इनके इंटरव्यूज़ लिए गए तो देखा गया कि इन लोगों में एक यूथफुलनेस का उनको एक एक्सपीरियंस हो रहा था। तो जब भी सोशल कनेक्शंस बढ़ते हैं तो ऐसे सोशल कनेक्शंस में भी लोगों को यूथफुलनेस का एहसास होता है और उनमें एजिंग का प्रोसेस धीमे धीमे कम होता है। फिर कुछ हेल्दी हैबिट्स अपनाई जा सकती हैं बाय अवॉइडिंग हार्मफुल हैबिट्स, जैसे कि स्मोकिंग को या तो एलिमिनेट कर देना चाहिए या फिर मिनिमाइज करना चाहिए। एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन को रोका जाना चाहिए। एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स जैसे कि पेस्टिसाइड्स हो गया या फिर धुएं वाला इन्वायरमेंट हो गया, ऐसे एक्सपोजर से बचना चाहिए। इवन बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर से भी बचना चाहिए। अगर सन एक्सपोजर ज़्यादा हो तो सनस्क्रीन जैसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। मेडिकल इंटरवेंशंस जो कि डॉक्टर्स की निगरानी में ही ली जानी चाहिए भी एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कुछ हद तक कम कर सकते हैं, जैसे कि रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराना। धीरे धीरे जैसे जैसे हम एजिंग की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ जैसी डिजीज़ेस होती हैं, लेकिन अगर हम रेगुलर हेल्थ चेकअप्स और साथ में ऐसी दवाइयाँ, ऐसे इंटरवेंशंस जो कि इस प्रोसेस को कम करते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स को कम करते हैं, अगर इसे लेते रहे तो एजिंग भी धीमे धीमे थोड़ी स्लो डाउन होती है। फिर कुछ लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ भी रेकमेंड करते हैं और कुछ एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स भी लिए जा सकते हैं जिससे आप यूथफुल महसूस कर सकते हैं। एजिंग के संबंध में जेनेटिक्स, सेलुलर बायोलॉजी समेत साइंटिफिक रिसर्च अभी ऑनगोइंग है, चल रही है और नए डेवलपमेंट्स भी आ रहे हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट करके कुछ ट्रीटमेंट्स और इंटरवेंशंस आपको यूथफुलनेस का एहसास करा सकते हैं और एजिंग के प्रोसेस को धीमा कर सकते हैं, तो इसे अपनाया जा सकता है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिए। धन्यवाद।